नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभय कुमार और सेकंड पेपर के लिए जीएस पेपर 2 में जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का टॉपिक है वो मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे और इस पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। एक तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि पहले हम लोग क्या करते थे और अब क्या करेंगे। जैसे पहले आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2013 से पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिपेयर कर लेता था तो उसका कार्य हो जाता था। बट आज थोड़ा सा उससे हट करके प्रश्न आता है। जैसे अब 2013 में अगर प्रश्न को देखेंगे, जो पहला ही प्रश्न 2013 का पूछा गया है वो दल बदल कानून से है, लेकिन एक ही टॉपिक पर नहीं पूछा गया है। आजकल जो भी प्रश्न पूछते हैं उसमें पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस दोनों का एक मिक्सचर बना देते हैं, है ना। तो आपको एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से देखना होगा। प्रश्न ये था कि हाल में सांसदों ने अपनी भूमिका को कम किया है, ठीक है, तो क्या यह जो है दल बदल कानून इसके पीछे का एक कारण है जो कि अलग उद्देश्य से बनाया गया था। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 में राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था, 10th शेड्यूल में उसको रखा गया और उसको रट लेता है, सारे प्रावधान जान लेता है, फिर भी प्रावधान तो पूछा नहीं गया। तो आपको एक पूरे हॉलिस्टिक वे में तैयारी करनी होगी, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य ये है। तो आप तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दो चीज़ पे काम करिए। एक तो है आपका सिलेबस। सिलेबस अभी भी अनडिफाइंड है इस एरिया में। मैं अगले वीडियो में आपको सिलेबस को डिफाइन करके दूंगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आप इसको देखिए। आपके यही दो मित्र हैं, बाकी कोई कुछ भी कहते हों, आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो इन्हीं दो चीज़ों पर है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस करके आपको एक डिस्कशन से मैं आपको समझाता हूँ कि इन सब में अंतर क्या है। जैसे अगर हम सिर्फ संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है जिसे हम जानबूझकर अपनाते हैं और जिसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व वो दिए गए होते हैं, चैप्टराइजेशन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई ना कोई स्कीम्स को लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो या तो संविधान जो है एकात्मक होगा, संघात्मक होगा, और इसके साथ साथ या तो अध्यक्षीय प्रणाली को लिया गया होगा या संसदीय प्रणाली को लिया गया होगा। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि एक लोगों का स्पिरिट यहाँ पे दिखता है। उसमें भी जो उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, वो एक स्पिरिट को दर्शाता है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जैसे शुरू के जो हमारे निर्माता उनके रहे, ठीक है, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन, ऐसे लोग, तो जब वो फिलाडेल्फिया में बैठे संविधान को बनाने के लिए, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस अमेरिका के संविधान के निर्माण की शुरुआत को दर्शाता है 1776 के बाद, ठीक है। जब वो बैठे वहाँ तो उन लोगों ने सबसे पहले प्रिएम्बल बनाए। प्रिएम्बल इज अ गेटवे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कनेक्टर का काम करता है। तो छोटा संविधान या संविधान की आत्मा, ऐसी बात हम लोग कह सकते हैं। वहाँ पे भी इसी तरीके से तीनों अंगों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और हमारे स्पिरिट को इसमें दर्शाया जाता है। पॉलिटी का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। मतलब इसका संदर्भ जो है वो पब्लिक सेक्टर से होगा, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसमें राज्य या सरकार की बातें हम लोग करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा राजनैतिक संप्रभु संरचना, हाँ, जो जनता के हितों के लिए सत्ता का अभ्यास करता हो, उसे हम पॉलिटिकल सिस्टम के रूप से देख सकते हैं। जबकि गवर्नेंस थोड़ा डिफरेंट है। गवर्नेंस में प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं, गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी भी इसमें आ जाती है। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए सिविल समाज और बाजार की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इतने बेहतर तरीके से करती है जिससे नागरिकों के प्रति बेहतर उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सके, ठीक है।
तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहां पर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन यहां प्राइवेट सेक्टर भी हो जाता है। अगर गवर्नेंस में देखेंगे तो इसमें पब्लिक है ना, प्राइवेट और सिविल समाज, सिविल सोसाइटी, कहने का मतलब है कि एनजीओज वगैरह जो हैं, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा सिविल समाज क्या होता है आगे, इसको भी लेकर के चलते हैं। जैसे आज जो भारत सरकार है उसका एक पंच लाइन है, एक आप देखोगे तो उसमें ये कहा जाता है मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। इसका संबंध गवर्नमेंट से है, पब्लिक सेक्टर से। मतलब पब्लिक सेक्टर का आकार छोटा होगा और मार्केट की भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो आज जो ये जो नारा है मैक्सिमम गवर्नेंस, ये क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कम से कम पैसा खर्च करके नागरिकों को बेहतर से बेहतर जो है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने की बात आज की जाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा देखोगे कि आज मैक्सिमम चीज़ें कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बल दिया जा रहा है। तो क्या है, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के आकार को छोटा करना, कम करना और मार्केट की भूमिका बढ़ाना। बाजार की भूमिका हम क्यों बढ़ा रहे हैं आज? बाजार की भूमिका इसलिए बढ़ा रहे हैं कि बाजार में तमाम कमियों के बावजूद भी कुछ ऐसे गुण हैं जो हम पब्लिक सेक्टर में भी लेना चाहते हैं। जैसे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अधिक होता है, अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को लगाता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। ठीक है, ग्राहकों को ही ईश्वर मानता है, ग्राहक संतुष्टि उसका वॉचवर्ड है। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी बातें करने पर अब बल दिया जाता है। तो मैं अपने कोर्स में आपको तीनों के अंतर के आधार पर आपको एहसास करवाऊंगा कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, इसको कैसे मैच किया जाए। इसको मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो सवाल उनसे मिलते नहीं हैं, बनते नहीं। उदाहरण के लिए जो मैं पहले ही कह रहा था कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ते हैं, सिर्फ संविधान पढ़ के सोचते हैं या कोई किताब पढ़ लिया। यूजुअली बच्चों में पॉपुलर है, आप जानते हो लक्ष्मीकांत की किताब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रीलिम्स भले ही हो जाए, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं से कोई विशेष काम नहीं देने वाला है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों पर अगर हम देखें तो अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधानमंत्री होंगे, उनके सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति को कार्य करना है। प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा हुआ है। तो इससे शायद ये समझ बन जाता है, या बचपन से आप पढ़े हो कि संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसमें क्या है, प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होते हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां नहीं होती हैं, वो नॉमिनल हेड होता है। ठीक बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब आप गवर्नेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति बहुत सशक्त होता है, बहुत शक्तिशाली भी होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे के.आर. नारायणन का अगर टाइम देखें, 1997 से लेकर के 2002 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। तो उनके समय में जब भी यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव I.K. गुजराल सरकार ने दिया तो उनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और आप जानते हैं आर्टिकल 74 में रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं है। क्यों किया? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। अगर नंबर गेम को देखें तो राष्ट्रपति इसको, इस मामले को अगर मान लिया जाए इम्पीचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए था, इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट को संचालित करने के लिए आपको जितने लोग चाहिए, इतने लोग, इतने सांसद नहीं थे I.K. गुजराल के पास, यानी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, दोनों सदन में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो सकता है, तभी कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता है। तो देखिए, सवाल आपसे शायद ऐसा पूछा जा सकता है कि जब लोकसभा में प्रधानमंत्री की दलीय स्थिति कमजोर होती है तो राष्ट्रपति संघीय शासन में सशक्त हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? तो ये तो पहली नज़र में ही ठीक नहीं लगेगा, है ना, आप समझ गए। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। तो पहला तो क्लैरिटी ये था। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत से प्रेसिडेंट हुए, जैसे पहले 2 प्रेसिडेंट हमारे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और S. राधाकृष्णन, ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने
अपने हिसाब से बहुत काम किया। उन्होंने बड़े असर्टिव प्रेसिडेंट के रूप में थे। एपीजे अब्दुल कलाम बड़े सक्रिय राष्ट्रपति में थे। तो पूरे तरीके से ये बात ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति का पद जो है रबर स्टाम्प के जैसा है, ठीक है। वो सिचुएशन तय करता है। जैसे सिचुएशन में क्या क्या है, सिचुएशन में आप अगर देखोगे तो उसमें चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिविजुअल का इम्पैक्ट कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री की दलीय स्थिति क्या है, गठबंधन की सरकार है या पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, या आंतरिक सुरक्षा के खतरे हैं या नहीं है। ऐसी तमाम बातें इसमें तय करती हैं। जैसे आज इंडो चाइना रिलेशन काफ़ी जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण लगता है। आप देखोगे कि 1962 में 20 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण होता है और यहाँ से राष्ट्रपति को मौका मिल जाता है कुछ करने का। क्योंकि देखिए ये जो संघ है, शासन व्यवस्था, ये मिलकर चलाया जाता है। जैसे पंडित नेहरू ने पंचशील समझौता किया था, हिंदी चीनी भाई भाई की बातें थीं और एक दूसरे पर हम अटैक नहीं करेंगे, इंडो चाइना के बीच में ऐसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन फिर भी 20 अक्टूबर को ऐसा हुआ। तो क्या हमें 19 अक्टूबर 1962 को नहीं पता था कि ये हो सकता है? उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, उस समय के जो सेनाध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि ईस्टर्न कमांड नेफा के तरफ जो अरुणाचल प्रदेश है उसको मजबूत किया जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने बहुत ऐसा करने नहीं दिया। जब ऐसा हो गया तो राष्ट्रपति के लिए ये अवसर था। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि वो सेनाध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति ने इस मौके को भुनाया और उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं सेनाध्यक्ष हूँ, अब मैं देखूंगा, ठीक है। उन्होंने क्रिस्ट मेनन को सबसे पहले पदच्युत किया, फायर किया, जो कि पंडित नेहरू के मित्र थे और नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। दूसरा, जो प्राणनाथ थापर उस समय सेनाध्यक्ष थे, उनका भी रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया और पंडित नेहरू चाहते थे कि जनरल कॉल को अगला सेनाध्यक्ष बनाया, लेकिन राष्ट्रपति अपने पसंद के व्यक्ति अर्थात जयंतो नाथ चौधरी को उस समय सेनाध्यक्ष बनाया। अर्थात ये बात पूरे तरीके से सही नहीं है कि आर्टिकल 74 के नियम के तहत, यानी प्रधानमंत्री के सलाह और सहायता पर ही राष्ट्रपति हमेशा कार्य करेगा। ऐसा सही नहीं है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहली तो बात ये मैं कहना चाहूँगा आपसे। दूसरी बात, जो सिलेबस है उसको, पूरे पॉलिटी को जो मैं विभाजित करूँगा, एक तो सबसे पहले बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं ना, आधारभूत संविधान, ये हम पढ़ेंगे, राइट, इसकी बात करेंगे। और ये जो है एक्चुअल में आधारभूत संविधान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उद्देशिका से लेकर के, है ना, और आप आगे देखोगे तो मूल कर्तव्य तक की बातें हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं। हमारा जो संविधान है वो बड़ा नेचुरल तरीके से सोच समझ करके, काफ़ी संविधान निर्माता हमारे, उनको हैट्स ऑफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरीके की संविधान व्यवस्था बनाई, ठीक है। अब अगर देखोगे तो भारत क्या है, तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोस एंड क्रैक किया, ठीक है। तो लैंड एंड द पीपल, तो सबसे पहले लैंड की बात इसमें की गई है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं यहाँ से क्लॉकवाइज अगर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले भूमि, लैंड की बात की गई है, राइट। जैसे आर्टिकल 01 से लेकर के पहले 4 आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। संघ राज क्षेत्र, ठीक है। जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है जी, यूनियन टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम है। तो इसकी शुरुआत होती है। सभी संविधान में ऐसा नहीं है, ये जैसी हमारी भावना, जाकी रही भावना जैसी, उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हम अमेरिका के संविधान को लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है, ये एक फेडरेशन है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ सबसे पहला जो शुरुआती है, यानी आर्टिकल 1, 2, 3, ये अमेरिका के संविधान का, ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता के विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि सत्ता विभाजित होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ का संविधान कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर गोज टू द प्रेसिडेंट ओनली,
राइट। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्तियां सीनेट के पास, अमेरिकी कांग्रेस के पास, विधायिका के पास, और जो न्यायिक शक्तियां हैं वो जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी संघात्मक सरकार है उनके सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहाँ के भावनाओं के अकॉर्डिंग वो दिखाता है। जबकि भारत का जो बैकग्राउंड है, भारत छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों का देश था, इसका लैंड है कि उसका लैंड है, एक्वायर्ड है कि नहीं है, बहुत स्पष्टता नहीं थी, है ना, क्षेत्राधिकार में, भौगोलिक क्षेत्राधिकार में। तो अगर हमें कोई व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले अपने लैंड को तो ठीक करना पड़ेगा ना, कि वो हमारा कहाँ तक हमारा सोवरेंटी में आएगा, ये तो देखना जरूरी है। तो आप कहीं भी देखोगे, भूगोल भी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का टाइटल क्या होता है, भूमि और उसके निवासी, ठीक है। तो पहले 4 आर्टिकल में लैंड के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, भारत क्या है, संघ है, संघ में क्या आएगा, स्टेट्स, राज्य आएंगे, और यूनियन टेरिटरी, और तीसरा एक्वायर्ड लैंड, यानी राज्य, संघराज्य क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र, चाहे वो हम कैसे भी लिए। अब फिर इसी से विवाद भी आप पढ़ते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर इसमें आना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज उनको भी, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी सोवरेंटी दे रखे थे। और फिर कैसे आए, क्या विवाद हुआ, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहला ये, अब लैंड हो गया तो इसमें रहने वाले क्या चाहिए, निवासी चाहिए, निवासी, ठीक है। ये निवासी के बारे में, ठीक, जो हमारे, है ना, नागरिक, आप ऐसा कहें तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान उसके बाद है, आर्टिकल 5 से लेकर के आगे 11 तक। आर्टिकल 5 जो है वो कैसे नागरिकता मिलेगी इसके बारे में चर्चा है, ठीक। तो सिटीजनशिप को लेकर के पहले हम यहाँ पर देखते हैं। आप अभी देख रहे हो कि नागरिकता संशोधन कानून में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो भी गया। तो अब देखिए, एक नेचुरल ग्रोथ आपको दिखेगा हमारे संविधान में, है ना। तो मैं भी अपने कोर्स में इसी तरीके से बढ़ूंगा, इसी तरीके से बात करूंगा। और ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत की जो संवैधानिक योजना है उसकी दुनिया की संवैधानिक व्यवस्था के साथ तुलना, तो हम लोग तुलना करते हुए चलेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम उद्देशिका से भी शुरू करेंगे ना, प्रस्तावना, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। मान लीजिए सेकुलरिज्म, तो फ्रांस के सेकुलरिज्म या ऑस्ट्रेलिया के सेकुलरिज्म से भारत के सेकुलरिज्म को तुलना करेंगे। इस तरीके के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये सभी प्रीलिम्स की चीज़ों में या और भी कोई गाइड वाइड में ये सब पढ़ते नहीं हैं बच्चे, इसलिए समस्याएं होती हैं। तो चलिए आइए देखिए, लैंड हो गया, पीपल हो गए, अब इसके बाद क्या है, लोग हैं तो उनके अधिकार की बात होगी। अधिकार यानी मूल अधिकार का विषय, लोगों का फंडामेंटल राइट, आप जानते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक इसकी चर्चा यहाँ पर दिखाई देती है। 12 से लेकर 35 तक है ये, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, 12 से 35, इनफैक्ट 35A भी था जो अब रिपील्ड कर दिया गया है 370 के डिसेबल होने के बाद, है ना, वो कार्यपालक शासनादेश से आया था। ये अधिकार की बात करता है, और ये कार्डिनल अधिकार है या मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो सीधे उसकी प्राप्ति के लिए हम बड़ी अदालतों में पहुंच सकते हैं, बड़ी अदालतों में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो भारत के मूल अधिकार को कई तरीके से बांटा गया, जैसे इक्वालिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के आगे आप अगर देखेंगे तो इस तरह की बातें 14 से 18 में। उसके बाद लिबर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 इससे रिलेटेड है, राइट। उसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता भी, लिबर्टी का एक अलग पार्ट हम देखते हैं, 25 से 28 के बीच में ढेर सारे मुद्दे हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे देखेंगे सबरीमाला केस के बारे में, 3 तलाक जैसे मैटर पर, यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इशूज बहुत पढ़ने हैं हमें, फंडामेंटल राइट को, इसके आर्टिकल को नहीं रटना है, इसके इशूज को पढ़ना है। हम अपने कोर्स में इन चीज़ों को शामिल करेंगे, ठीक है ना। अब अगर मूल अधिकार है तो कर्तव्य की भी बात होगी। कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में मूलभूत तरीके से नहीं था, संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को लाया गया है, ठीक है। कायदे से मूल कर्तव्य नहीं होना चाहिए,
ज़्यादातर जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं है। नैतिक रूप से मूल कर्तव्य अच्छा है, लेकिन कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से मूल अधिकार पर बल देना चाहिए। अधिकार में ही कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, जैसे बोलने का अधिकार, तो सुनने का कर्तव्य भी है। किससे बोलोगे? दीवार से तो हम बात कर नहीं सकते। ठीक है, पूरी दुनिया में देखेंगे तो एक तो यूएसएसआर या रूस और फाइनली जापान में कर्तव्यों पर बल दिया गया है। और आप देखोगे कि रूस के सिस्टम को अगर आप देखिए तो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अथॉरिटेटिव सिस्टम है। कर्तव्य के नाम पर स्टेट जो है इंडिविजुअल को पीछे धकेलता है या एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी करने लगता है। ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। जापान का बहुत झगड़ा होता रहता था अमेरिका से, और अमेरिका के एक जनरल डिगॉल ने उनका संविधान बनाया। हमारे ही साथ शुरुआत उन्होंने किया। 3 मई 1947 से जापान का संविधान स्टार्ट हुआ, और उनके यहाँ जानबूझकर कर्तव्य डाला गया। उसका पर्पस ये था कि एक्चुअल में युद्ध की घोषणा उसे नहीं करनी थी, मना करना था। एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जापान जो ये घोषणा करता है कि भाई युद्ध हम नहीं करेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी घोषणा करता है। यानी जापान में कोई डिफेंस फोर्स नहीं होती है। तो फिर आप देखोगे कि वहाँ पे सेनाएं कैसे हैं, तो सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है। अपनी रक्षा में हम ये काम कर सकते हैं। तो इससे पहले कि कर्तव्य आए, अब अधिकार में क्या है? व्यक्ति के हितों की बात की गई। तो व्यक्ति से ही तो नहीं चलेगा ना, समाज, समाज के हित, सामाजिक हित, या व्यक्ति इंडिविजुअल के बाद या नागरिक के बाद अब हम सोसाइटी की भी इसमें बात करते हैं। यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, और ये कुछ आर्टिकल इसमें है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हम इसमें देखते हैं। देखिए, सामाजिक हित के बिना हम कभी भी सिस्टम को नहीं चला सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नहीं चला सकते, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं बना सकते। सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से डीपीएसपी बनाया गया है। इसमें लिबरल पैराडाइम भी है, गांधीयन फिलॉसफी भी है, सोशलिस्टिक माइंडसेट की चीज़ें भी इसमें रखी गई हैं। समाजवादी, गांधीवादी, है ना, और उदारवादी प्रकृति के विषय वस्तु इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मेंस में इश्यूज बहुत पूछे जाएंगे। जैसे अभी कोरोना पीरियड में आप देखेंगे, आर्टिकल 47 जो है हेल्थ के लिए, कि स्टेट हेल्थ की व्यवस्थाएं करेगा। और आर्टिकल 19 में क्या है? व्यक्ति को अधिकार मिले हैं स्वतंत्रता की, कि कहीं भी घूम सकता है, जा सकता है। तो आजकल जो लॉकडाउन या बंधन जो लगाए जा रहे हैं, आप देखोगे कि ये इन्फोर्सिबल नहीं है डीपीएसपी, फिर भी आर्टिकल 47, आर्टिकल 19 पर भारी पड़ रहा है। तो स्टेट को एम्पावर करता है, राज्य को। राज्य का मतलब यहाँ पर संघ, राज्य या स्थानीय स्तर की कोई भी संगठन या प्राधिकरण, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो या विधायिका से संबंधित हो, उसको ये एम्पावर करता है कि आप अपनी नीतियों को बनाते समय उक्त बातों का ध्यान रखिए जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके इश्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधीवादी कौन है, क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और फाइनली इसके बाद, जैसा मैं बता रहा था कि अधिकार की बात हुई, तो हमें कर्तव्य भी चाहिए। और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर एक नया आर्टिकल लाया गया, और वो है 51A। तो एक तो पहले मैं अपने कोर्स में इस तरीके से आधारभूत संविधान के तथ्यात्मक पहलुओं को और संकल्पनात्मक पहलुओं को, दोनों को कवर करूंगा, ताकि कोई भी एवरेज माइंड का कोई व्यक्ति आसानी से इसको समझ पाए, इसको कर पाए। तो एक तो पहला ये मॉड्यूल होगा जो हम लोग देखेंगे। इसके बाद मैं सिलेबस को ना 3 भाग में और एक एक्स्ट्रा उसमें देखूंगा। एक तो क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं। इसी तरीके से पूरे सिलेबस को बांट करके देखेंगे। अब कार्यपालिका भी क्या है ना, जैसे संघ की कार्यपालिका, इसको पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना, ये सब हम लोग देख लेंगे पैरेलल। ऐसे ही केंद्रीय सचिवालय, मंत्रालय, बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। फिर राज्य की बात करेंगे, ठीक है। और जब संघ राज्य दोनों हो जाएगा तो इनके बीच में संघ राज्य विवाद को भी देख लेंगे। जैसे केंद्र राज्य संबंध किताब में यूजुअली 3 ही तरह के मुद्दे बनते हैं, कार्यकारी, विधायी और
वित्तीय संबंध, यानी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध, ऐसा नहीं है। हम इश्यूज को लेंगे, जैसे कानून एवं व्यवस्था तथा संघ राज्य संबंध के मुद्दे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को लेके एनआईए और केंद्र राज्य के झगड़े, सीबीआई और केंद्र राज्य के झगड़े, तो ऐसे हम देखेंगे। इसके बाद जो है लोकल बॉडीज को भी इसमें लेंगे, स्थानीय इकाई, पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान और उनके मुद्दे, और उसके बाद इन तीनों को मिला करके कार्यपालिका से रिलेटेड जो कि लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, संघ राज्य स्थानीय संबंध, ठीक है, संघ राज्य स्थानीय संबंध। जैसे पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन भारत सरकार के पास पंचायती राज का मंत्रालय क्यों है? आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे, क्या यह विकास के लिए जरूरी है या संघ का राज्यों में एक तरीके का हस्तक्षेप है? विवेचना करें। प्रश्न ऐसे आएंगे, यूनियन स्टेट लोकल रिलेशनशिप, न्यू लोकलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों ऐसा है कि केंद्र सरकार लोकल बॉडीज के मामले पर डायरेक्ट फंडिंग करना शुरू कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके? कितना सही है, कितना सही नहीं है? इसी तरीके से विधायिका को भी 3 भाग में हम बांटेंगे। यहाँ पे लोकल बॉडीज को यहीं पे देख लेते हैं, तो अलग से इसको देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यूनियन और स्टेट्स को देखेंगे, संघ और राज्य, और इसके मुद्दे को ही हम लोग ज़्यादातर अपना पढ़ने का केंद्र बनाएंगे। जैसे राज्यसभा की सक्रियता क्यों है, पहले तो पार्लियामेंट, दोनों सदन है ना, उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व, फिर मुद्दे पकड़ेंगे जो जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से न्यायपालिका के भी इश्यूज हम लोग देखेंगे, राइट। तो एक तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के आधार पे हमारा चैप्टराइजेशन होगा। तो सिलेबस जो है इस तरीके से पढ़ने से डिफाइन भी हो जाता है। आप देखोगे डिफाइंड सिलेबस नहीं है, नॉन डिफाइंड सिलेबस है। इसके बाद हमें कुछ गवर्नेंस के कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं। एक तो गवर्नेंस को हम लोग जो है ना, इसके साथ तो देखेंगे ही जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो पीएमओ भी देख लेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो हम वहीं पर मंत्रालय, सचिवालय, विभाग, निदेशालय, ये सब देख लेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नेंस के अपने कुछ इश्यूज हैं जो अलग से हमें प्रिपेयर करना है, जैसे आरटीआई है ना, सिटीजन चार्टर, ठीक है, ई गवर्नेंस, ओम्बड्समैन, लोकपाल इत्यादि। तो इस तरीके से कंप्लीट कवरेज हम लोग अपने पाठ्यक्रम का यहाँ करेंगे और ये आपका एक चलने का रास्ता होगा, ठीक है। तो अभी एक ब्रीफ, एक आपको मैंने एक जिस्ट आपको दिया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी गवर्नेंस की तैयारी कैसे करें उसके डिटेल से आपको एक वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको ये पूरी समझ मिलेगी कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें अध्ययन सामग्री किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, आर्टिकल्स को कैसे हम जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातों को हम देखेंगे और उस पर विचार करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।